नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। तो आज डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हमारा दूसरा वीडियो आपके सामने है। आज हम लोग 16 जून 2019 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे संबंधित इम्पॉर्टेंट तथ्य को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज ग्लोबल चैंपियन अवार्ड। ये अवार्ड जो है अभी हाल ही में भारत की एक संस्था ने जीता है। तो ये अवार्ड किसे प्रदान किया गया, हमें इस क्वेश्चन में बताना है। आपके सामने 4 उत्तर हैं। बचपन, जो कि कैलाश सत्यार्थी की संस्था है, अक्षय पात्र, सुलभ इंटरनेशनल, द स्माइल। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो गया? अक्षय पात्र। अक्षय पात्र के बारे में आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा। अक्षय पात्र जो है भारत में मिड डे मील के क्रियान्वयन के लिए एक बड़ी संस्था है जो मिड डे मील का वितरण करती है स्कूली छात्रों के बीच में। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज ग्लोबल अवार्ड, ये इस अवार्ड का तीसरा संस्करण था, यानी ये तीसरी बार जो है दिया जा रहा है। ये पुरस्कार उन संस्थाओं, व्यक्तियों को दिया जाता है जो मानवता के हित में भोजन, खाद्य उत्पाद इत्यादि जो है निःशुल्क रूप से वितरित करते हैं, यानी दूसरे लोगों की भोजन और खाद्य उत्पादों के माध्यम से मदद करते हैं। ये संगठन देश भर में 1.75 मिलियन बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराता है। तो ये एक डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अक्षय पात्र संस्था मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील बच्चों को उपलब्ध कराती है। अब जब अक्षय पात्र की बात हो रही है तो अक्षय पात्र संस्था क्या है, इसके संस्थापक कौन है, इस पे प्रश्न जरूर बनता है। तो अक्षय पात्र फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी और इसकी स्थापना मधु पंडित दास के द्वारा की गई थी। अक्षय पात्र संस्था का जो है एक टैग लाइन भी है, या जिसको हम नारा कह सकते हैं, अनलिमिटेड फूड फॉर एजुकेशन, यानी शिक्षा के लिए अनलिमिटेड फूड उपलब्ध कराना, ये इसका जो है नारा है। आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आ गया है। गुजरात के लोथल से आप सभी परिचित होंगे क्योंकि हम लोगों ने जो इतिहास पढ़ी है उसमें लोथल के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा है। तो लोथल के प्राचीन भारतीय स्थल पर एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना की जा रही है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम। तो इसकी स्थापना में भारत किसका सहयोग ले रहा है, यानी किस देश का सहयोग ले रहा है? पुर्तगाल, इजराइल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें भारत पुर्तगाल का सहयोग ले रहा है और पुर्तगाल के सहयोग से ये म्यूजियम जो है स्थापित किया जा रहा है। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट देखते हैं। यह संग्रहालय भारत की अंतर्देशीय यानी इनलैंड जलमार्ग जो है और जलमार्ग से व्यापार की विरासत को प्रदर्शित करेगा। लोथल को चुनने का क्या कारण था? क्योंकि लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का जो है एक प्रमुख बंदरगाह, या वहाँ पर जो है डॉकयार्ड भी जो है पाया गया था, जिसके पुरातत्व नमूने पाए गए थे। तो इसीलिए अवशेषों की वजह से इसकी गतिविधियों, यहाँ पर जो गतिविधियाँ होती थी समुद्री सिंधु घाटी सभ्यता के समय, तो इन सभी महत्वों के कारण लोथल को ही जो है इस समुद्री विरासत संग्रहालय के लिए चुना गया। और मार्च 2009 में प्रधानमंत्री ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। अब इसमें क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि ये जो संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव है, योजना है, इसमें कौन कौन लोग सहयोग कर रहे हैं? तो सबसे पहले जहाजरानी मंत्रालय जो है ये अपने सागरमाला कार्यक्रम के माध्यम से, उसके साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI और राज्य सरकार और कुछ अन्य हितधारक, ये सभी मिलकर जो है इस समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना के लिए एक साथ एकजुट प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूचकांक आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं।
तो हाल ही में विश्व शांति सूचकांक जारी किया गया है, जो प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 163 देशों की सूची में भारत को 141वां स्थान मिला है, यानी 2019 में भारत 141वें स्थान पर है। भारत पिछले वर्ष के मुकाबले कितने पायदान नीचे फिसला है, हमको ये बताना है। यानी इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 2018 में जब ये सूचकांक जारी हुआ था तब भारत का स्थान क्या था। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत 5 पायदान नीचे फिसला है। अब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं जो आपको याद हो जाएगा। विश्व शांति सूचकांक में 163 देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक, क्योंकि जितने भी सूचकांक हैं या रिपोर्ट्स हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, उनके जारीकर्ता के बारे में भी प्रायः क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसको IEP कहते हैं, हर साल ये सूचकांक जारी करता है। इसमें विविध पैमानों पर 163 देशों का मूल्यांकन किया जाता है। अब वैश्विक शांति सूचकांक जो 2018 में जारी हुआ था, इसमें भारत का 136वां स्थान था। अब जो है भारत का 141वां स्थान है। तो इस तरह से 5 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है भारत के प्रदर्शन में। वैश्विक शांति सूचकांक जो 2017 में जारी हुआ था, उसमें भारत का 137वां स्थान था। तो ये भारत की स्थिति हो गई। अब अन्य देशों की स्थिति के बारे में देखते हैं। आइसलैंड इसमें वर्ष 2008 से नंबर 1 पर बना हुआ है। तो जैसा उसका नाम है, ठंडी जगह, यानी वहाँ पर शांति ज़्यादा है। तो आइसलैंड जो है 2008 से लगातार शीर्ष जो है इस सूची में रहा है। इसके बाद अब नंबर आ गया न्यूजीलैंड का, यानी सेकंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर ऑस्ट्रिया, फोर्थ नंबर पर पुर्तगाल और फिफ्थ नंबर पर डेनमार्क का स्थान इसमें है। सबसे अशांत देश, यानी इस सूची में सबसे निम्नतर कंट्री कौन सी है? अफगानिस्तान को सबसे नीचे जो है रखा गया है। और दक्षिण एशिया क्षेत्र में भूटान जो है सबसे शांत देश जो है इस रैंक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने ओबीसी जो वर्गीकरण है, इसका उपवर्गीकरण करने के लिए एक समिति गठित की थी राष्ट्रपति के अनुमोदन से। तो उसका कार्यकाल जो है अभी 2 माह तक बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। हमको बताना ये है कि जो ओबीसी की ये वर्गीकरण कमेटी है, उपवर्गीकरण कमेटी, इसकी जो है इसके अध्यक्ष जो है कौन है, इसका चेयरमैन कौन है? तो इसका चेयरमैन कौन है? जस्टिस जी रोहड़ी जो है इसकी चेयरमैन है। इनके बारे में जानते हैं थोड़ा, और इस आयोग के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या जो है खास बातें हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी रोहड़ी को इस 5 सदस्य, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। 5 सदस्यीय ओबीसी उप वर्गीकरण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। केंद्रीय कैबिनेट ने 23 अगस्त 2017 को ओबीसी की केंद्रीय सूची के वर्गीकरण के लिए आयोग बनाने के फैसले को मंजूरी दी थी। उसके बाद राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 340 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत इस आयोग का गठन कर दिया था। जस्टिस रोहड़ी के अलावा इसमें समाज नीति समीक्षण केंद्र के निदेशक डॉक्टर JK बजाज को सदस्य बनाया गया है। आयोग ने भारतीय मानव विज्ञानी सर्वेक्षण के निदेशक तथा महारजिस्ट्रार एवं आयुक्त का पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है। यानी ये जो ये पोस्ट है इसमें पदेन सदस्य हैं। इसमें कोई भी आएगा एक के बाद एक के जाने के बाद, तो ये पद की तरह से जो है इसमें वो सदस्य के रूप में बने रहेंगे। अब इसमें 5वां सदस्य किसको नियुक्त किया गया है? सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त सचिव को आयोग में जो है 5वें सदस्य के रूप में रखा गया है। आयोग को जब गठन हुआ था तो 12 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कई बार इसका कार्यकाल बढ़ा। कितनी बार? 6 बार कार्यकाल बढ़ा। इसको मिला के ये 6वां बार इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब इस समिति का कार्यकाल 31 जुलाई 2019 तक बढ़ा दिया गया है, यानी इसकी रिपोर्ट देने का समय 31 जुलाई 2019 हो गया है। अब इसमें जो मेन काम करना था कि ओबीसी में कई प्रकार की जातियां हैं, उनका उपवर्गीकरण करना था कि सामाजिक, आर्थिक और हर तरीके से जो है विभिन्न जातियों में क्या असमानताएं हैं, क्या समानताएं हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फीफा
जो वर्ल्ड लेवल पर जो है फुटबॉल की नियामक संस्था है, इसने वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है देशों की। इस रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप जानते हैं कि भारत की टीम जो है फुटबॉल में कुछ विशेष प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका नहीं है, तो भारत को 101वां स्थान जो है इस सूची में, इस रैंकिंग में प्राप्त हुआ है। अब इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। फीफा द्वारा जारी विश्व रैंकिंग में बेल्जियम की फुटबॉल टीम, ये आपको याद रखना है कि बेल्जियम की फुटबॉल टीम पहले स्थान पर है। अभी हाल ही में यानी अप्रैल में भी जो है एक रैंकिंग फीफा द्वारा जारी की गई थी, उसमें भी भारत 101वें ही स्थान पर था। और जो अभी नवीनतम रैंकिंग जारी हुई है, इसमें फिर से भारत 101वें स्थान पर बना हुआ है, यानी उसकी पोजीशन में कोई भी ऊपर नीचे बदलाव नहीं आया है। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? ज्यूरिक में है। इसका मुख्यालय ज्यूरिक में, पूछा जा सकता है कभी। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप पिछले साल जो हुआ था, तो उसके रिजल्ट से आप लोग परिचित हुए थे। इसका जो फाइनल मैच है फ्रांस और क्रोएशिया के बीच जो है 5 जुलाई 2018 को खेला गया था और इसमें फ्रांस ने 4-2 से क्रोएशिया को हराकर दूसरी बार विश्व कप का खिताब जीत लिया था। तो ये थोड़ा पुराना हो गया है। अब हम बात करते हैं कि जो रैंकिंग जारी की गई है, इसमें कौन कौन से देश 5 शीर्ष स्थान पे आते हैं। तो जैसा पहले बताया, बेल्जियम फर्स्ट नंबर पर है, फ्रांस सेकंड नंबर पर है, ब्राज़ील इसमें थर्ड पोजीशन पे आया है, इंग्लैंड फोर्थ पोजीशन पे है और पुर्तगाल जो है फिफ्थ पोजीशन में इस रैंकिंग में आया है। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट और, आगामी फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? कतर में होगा 2022 में, और फीफा महिला विश्व कप जो है फ्रांस में इसी वर्ष यानी 2019 में खेला जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, छठा क्वेश्चन। जून 2019 के दौरान कौन सी परियोजना कचरे से ऊर्जा यानी वेस्ट टू एनर्जी प्राप्त करने वाली भारत की पहली परियोजना बन गई है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चेन्नई, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली। इनके मेट्रो परियोजनाओं के बारे में क्वेश्चन है। तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम जो है कचरे से ऊर्जा से प्राप्त करने वाली जो है देश की पहली परियोजना बन गई है। इससे जुड़े जो है 1-2 फैक्ट और देखते हैं। तो इसको कहां पर इसका कारखाना स्थित है? जून 2019 से गाजीपुर में स्थापित कचरे से 12 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्र से 2 मेगावाट प्राप्त करके इसने शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही यह परियोजना कचरे से ऊर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली परियोजना बन गई है। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम। जून 2019 के दौरान अपनी तरह का पहला सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य जो है आपने पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशंस से संबंधित है। तो सतत विकास लक्ष्य आधारित लैंगिक सूचकांक, जिसको SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ जेंडर इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, हमको ये बताना है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं 91वां स्थान, 93वां स्थान, 94वां स्थान या 95th पोजीशन। तो आपका सही उत्तर क्या है? भारत को इस रैंकिंग में, इस सूचकांक में 95वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक सूचकांक है, तो इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट जो है आपको जानना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्य के तहत जो है पहला लैंगिक सूचकांक, ये पहला जो है लैंगिक सूचकांक है जो जून 2019 में जारी किया गया है। इसमें कुछ क्राइटेरिया लिए गए हैं, जिसमें गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, राजनीतिक भागीदारी और कार्यस्थल में बराबरी, इन मानकों पर जो है आजमाया गया है कई देशों को, और भारत को 129 देशों में से 95वां स्थान प्राप्त हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि इस सूचकांक में या इस रिपोर्ट में अध्ययन के लिए कितने देश शामिल थे, तो इसमें याद रखना है आपको कि 129 कंट्रीज जो है इसमें शामिल थी। इस सूचकांक में विश्व के सभी हिस्सों के कुल 129 देशों को शामिल किया गया है तथा आधिकारिक सतत विकास लक्ष्य में जो 17 लक्ष्य उल्लिखित हैं
उनमें से 14 को लैंगिक स्थिति के लिए जो है आधार बनाया गया है। तो आपको इसमें मेन जो है भारत का स्थान जो है वो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि इसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है। तो इसमें प्रथम स्थान इस सूचकांक में डेनमार्क को प्राप्त हुआ है, और जबकि अफ्रीकी देश जो चाड है इसको 129वां या अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। चाइना को 74वां, एशिया की बात करें अगर, पाकिस्तान को 113वां, नेपाल को 102वां और बांग्लादेश को 110वां देश स्थान जो है इसमें प्राप्त हुआ है। तो एशिया की पोजीशन रेयरली ही पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक कीर्तिमान बना है विश्व स्तर पर। राफेल नडाल ने हाल ही में एक 12वां फ्रेंच ओपन जीता है। इस जीत के साथ नडाल अब कितने टेनिस ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत चुके हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है 14 ग्रैंड स्लैम, 16, 18 या 20। तो उसका सही जवाब है 18। अगर वो 20 जीत लेंगे तो वो विश्व में जो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है उसकी बराबरी कर लेंगे। आगे देखते हैं कि इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन से रिलेटेड हैं। तो इस जीत के साथ वो अपने कैरियर का 18वां उन्होंने टेनिस ग्रैंड स्लैम जीता है, और वे अब तक सर्वाधिक 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले रोजर फेडरर से मात्र 2 खिताब पीछे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि रोजर फेडरर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 20 ग्रैंड स्लैम जीतने का, जिसके लिए इनको 2 खिताब और जीतने होंगे। और वहीं 12वें फ्रेंच ओपन एकल खिताब के साथ वे इस खिताब को ओपन युग में सर्वाधिक बार जीतने वाले खिलाड़ी हो गए हैं। यानी ओपन युग जब से स्टार्ट हुआ है टेनिस में, तब से 12 फ्रेंच ओपन किसी ने नहीं जीता है। तो ये इनके नाम एक जो है कीर्तिमान स्थापित हो गया है। अब 9th क्वेश्चन आज का हम देखते हैं, किस देश के राष्ट्रपति को किर्गिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यह भी हाल ही में प्राप्त हुआ है। भारत, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान या चीन। तो इसमें सही उत्तर क्या है, चीन। चीन को अभी हाल ही में चीन के राष्ट्रपति को यह अवार्ड दिया गया है। इसका नाम भी आपको याद रखना है। तो किर्गिस्तान का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार उसका नाम क्या है, मानस ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट डिग्री। ये अवार्ड जो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दिया गया है। यह पुरस्कार 19वें संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की जो बैठक थी उसके दौरान बिश्केक में उन्हें प्रदान किया गया। शी जिनपिंग किर्गिस्तान की राजकीय यात्रा में है, साथ ही साथ जो है उन्होंने एससीओ शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। इसी दौरान जो है उनको ये अवार्ड जो है दिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं, पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप के विजेता इनमें से कौन है। भारत के सौरभ कोठारी या भारत के ध्वजहरिया या पीटर गिलक्रिस्ट या पंकज अडवाणी। तो इसका सही जवाब क्या है, पीटर गिलक्रिस्ट। ये फर्स्ट आए हैं और सौरभ कोठारी जो है इस प्रतियोगिता में इनसे हार कर जो है फाइनल में सेकंड आए हैं। अब इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न में किया गया था। पीटर गिलक्रिस्ट ने पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप 2019 जीत ली है। फाइनल में उन्होंने भारत के सौरभ कोठारी को हराया है। पीटर गिलक्रिस्ट कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये सिंगापुर के प्लेयर हैं। तो दोस्तों जब भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई खिलाड़ी की बात होती है तो उसका देश भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है प्लेयर की कंट्री के बारे में पूछ लिया जाता है कि वो किस देश के खिलाड़ी हैं। उन्होंने वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड एवं स्नूकर्स एसोसिएशन वर्ल्ड चैंपियनशिप को 1994, 2001, 2013 में जीता है। यानी इससे पहले भी जो है वो बड़े कारनामे कर चुके हैं इस क्षेत्र में। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन रहे। आप लोग के कमेंट हमको प्राप्त हुए जो है, और आप लोगों ने पहले वीडियो को काफ़ी सराहा है। मैं फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि हमारे इस
मुहिम को यानी हमारी इस सीरीज को जो है सफल बनाने के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ये डेली सीरीज है, इसी प्रकार जारी रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।